आप सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। ईआरसीपी परियोजना को लेकर कुछ ही समय में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कुछ ही देर में श्रम शक्ति भवन में एमओयू पर साइन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा ईआरसीपी का और जल्द ही ये सपना साकार होने वाला है। 13 जिलों से जुड़ा हुआ ये परियोजना जिसे लेकर जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट जिसे लेकर वादा किया गया था विधानसभा चुनाव में, जहां पर बीजेपी ने यह वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईआरसीपी के सपने को साकार करेंगे और यह सपना साकार होता हुआ अब नजर आ रहा है और लगातार इसे लेकर कवायदें की जा रही हैं। दिल्ली पहुंचे इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी वहीं पर मौजूद हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कुछ ही समय में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक और गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूरी की जा रही है, जहां पर ईआरसीपी का जो वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है उस वादे को पूरा करने के लिए कवायदें की जा रही हैं। दिल्ली से सहयोगी शिवम प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, एक लंबा इंतजार लोगों को ईआरसीपी के लिए करना पड़ा, खूब राजनीति भी हुई, लेकिन अब कुछ ही समय का वक्त जब हस्ताक्षर होगा एमओयू पर, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत लंबा चला। पूर्ववर्ती सरकार लगातार ये दावे करती थी, केंद्र से साथ नहीं मिला। वही केंद्र सरकार का दावा था कि राज्य सरकार ने फोकस नहीं किया, लेकिन बीती 27 दिसंबर को ये तय हो गया था कि आने वाले समय में एमओयू हो जाएगा। दोनों राज्य सरकारें आपसी बातचीत कर लेंगी और आज का दिन न सिर्फ राजस्थान वासियों के लिए बल्कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए बेहद अहम है। ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट था उस पर आज एक फाइनल मुहर लग जाएगी, एमओयू साइन हो जाएगा। इस वक्त हम जल शक्ति मंत्रालय में खड़े हैं और यहीं पर एमओयू साइन होना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच गए हैं। कुछ देर में ही एमपी के सीएम मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे, उन्हीं का इंतजार चल रहा है, जिसके बाद 7:15 बजे के आसपास एमओयू साइन हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी न सिर्फ अहम है बल्कि उनका मंत्रालय रहा। लगातार लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी इस बात की गारंटी राजस्थान वासियों को देते रहे कि एक बार अगर सत्ता में राजस्थान में बीजेपी आती है तो इसको सबसे पहले और प्रथम प्रयास के तौर पर इसका कार्य पूर्ण किया जाएगा। राजस्थान के न सिर्फ 13 जिले 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी बल्कि औद्योगिक क्रांति भी राजस्थान में इस योजना के एमओयू साइन होने के बाद होगी। वहीं मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर ऐसे तमाम इलाके हैं जो असिंचित रहे लंबे समय से। अब जाकर दोनों प्रदेश के लोगों को न सिर्फ पानी की सप्लाई मिलेगी बल्कि औद्योगिक विकास, युवा क्रांति भी इन दोनों राज्यों में होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि इसको सबसे पहले इसका काम देखा जाएगा, निपटाया जाएगा और अब जाकर आज निश्चित तौर पर राजस्थान वासियों के लिए बेहद बड़ा दिन है। न सिर्फ 13 जिले बल्कि वो तमाम लोग जो लंबे समय से राजनीति के इतर इसको जमीन पर धरातल पर उतरता हुआ देखना चाहते थे, उसको लेकर गंभीर प्रयास हुए। आज दोनों राज्यों के सीएम बाकायदा बैठे थे और अब शाम 7:15 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में दोनों सीएम एमओयू साइन करेंगे और तमाम और भी चीजें हैं, कैसे कहां पर डैम बनेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, वो भी सामने आ जाएंगी। बिल्कुल शिवम, और सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं और मोदी ने एक और वादा पूरा किया है और लोकसभा चुनाव में भी फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि भरोसा जीत रहे हैं यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव में अब 3 से 4 महीने का समय, सभी राज्यों में तैयारी चल रही है। ऐसे में एमपी और राजस्थान वासियों के लिए लंबे समय से ये मुद्दा प्रतीक्षित रहा है। इससे पहले कि अशोक गहलोत सरकार में ये तमाम आरोप अशोक गहलोत लगाते रहे कि वो तो चाहते हैं धरातल पर प्रयास हो, लेकिन केंद्र सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसमें अड़चन लगा रहा है। वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय लगातार ये कहता रहा कि राज्य सरकार ने हमारा समर्थन नहीं किया। मध्य प्रदेश की सरकार का तो बाकायदा ये दावा रहा है कि 2013 से वो प्रयासरत है, डीपीआर फाइल भी बनाई गई है। भजनलाल
शर्मा ने भी इसी बात को पुख्ता किया था कि जो पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार थी उसने तमाम गंभीर प्रयास किए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने, चूंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग थी, इसीलिए उन्होंने केंद्र का साथ नहीं दिया और लगातार 5 वर्षों तक प्रदेश की जनता परेशान रही। न सिर्फ सिंचाई बल्कि अहम जो डेवलपमेंट होता है किसी राज्य का, पानी की कैनाल है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 से 15 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 2,80,000 हेक्टेयर की जमीन होगी और औद्योगिक क्रांति के लिए बेहद जरूरी है। तमाम औद्योगिक घराने हैं वो तभी निवेश करते हैं जब इंफ्रा और लाइट, पानी ऐसे मूलभूत सुविधाएं हों। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में ये बेहद बड़ा एक ऐलान होने जा रहा है। हालांकि आज दिन में ही इस बात का लगभग आइडिया लग गया था, दोनों राज्यों के सीएम ने कहा था कि वो सहमत, इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमत है। आज शाम में एमओयू साइन हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के सीएम इस वक्त जल शक्ति मंत्रालय में मौजूद है। एमपी के सीएम मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही वो आएंगे उसके कुछ देर बाद ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, न सिर्फ सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होगा बल्कि प्रदेश में विकास को भी पंख लगेंगे और तेजी के साथ विकास देखा जाएगा। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि एक बड़ी परियोजना है। क्या कुछ अभी डिस्कशन हुआ इसे लेकर कि केंद्र कितना इसमें इन्वेस्ट करने वाला है और राज्य सरकार का क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जब दोनों राज्यों के सीएम ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी लगातार इसको लेकर प्रयासरत है। डीपीआर ऑलरेडी प्रोजेक्ट की जो एक तरीके का आप कह सकते हैं संरचना तैयार की गई है। आने वाले समय में जब एमओयू साइन होगा उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। बाकायदा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी इसको ब्रीफ करेंगे, मीडिया को बताएंगे कैसे कौन सा प्रोजेक्ट होना है। फिलहाल ये बड़ी बात है जो दोनों राज्यों के सीएम का कहना है कि लंबे समय से न सिर्फ विवाद था बल्कि मूलभूत जरूरतें जो लोगों की सिंचाई की जरूरत है, जैसा आपने कहा पेयजल का समाधान होना है, औद्योगिक निवेश की बात है, तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर पानी पहुंचना चाहिए था। लंबे समय से बात की सभी पार्टियां जिक्र करती रही हैं, पॉलिटिक्स का बड़ा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की गारंटी के नाम पर लगातार प्रचार के दौरान जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त ये कहा था कि हम लोकसभा चुनाव से पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लेकर सुदृढ़ प्रयास करेंगे, हम गंभीर प्रयास करेंगे। और उसी का नतीजा है कि आज एमओयू साइन होने जा रहा है और उसके बाद निश्चित तौर पर जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उससे दोनों राज्यों की तस्वीर बदलेगी। एक बड़ा ऐतिहासिक इसका महत्व भी होने जा रहा है क्योंकि बीते दिनों हमें याद है बीती सरकार में लगातार एक दूसरे पर आरोप लगते रहे लेकिन गंभीर प्रयास नहीं हुए, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है, वो किसान भुगतता है, जिसको लंबे समय से ये आशा थी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसको निपटाएंगी। अब से कुछ देर बाद न सिर्फ तस्वीर साफ हो जाएगी बल्कि ये चीजें भी साफ हो जाएंगी, कितना किसका योगदान रहेगा, कहां पर किस तरीके के बांध बनेंगे और कैसे न सिर्फ पेयजल का इसका फायदा होगा बल्कि किसानों को सिंचाई के रूप में भी बड़े तादाद पर पानी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, न कि सिर्फ पेयजल बल्कि किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले राजनीति खूब हुई ईआरसीपी को लेकर, चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहे कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, अगला ही कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यही कहते हैं ना कि ये गारंटी मोदी की गारंटी है और सबको पता है कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है और ऐसे में फायदा पहुंचेगा जरूर और कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान भी होगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा को 100% जीत की संभावना है, यानी कि दोनों राज्यों में भाजपा को लगता है कि वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो ऑलरेडी वहां से भाजपा के सभी सांसद हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सांसद कांग्रेस का है। ऐसे में बीजेपी सरकार को उम्मीद है कि जो भी मूलभूत वादे थे उनको लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जाए। अभी हम लगातार देख रहे हैं बिहार में कैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तमाम राज्यों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर फ्रंट पर सरकार आगे बढ़ रही है और उसको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो मूलभूत वादे किए गए थे जिनसे जनता में बड़ा इफेक्ट आएगा, जो वादे किए गए उन्हें एक एक कर पूरा भी किया जा रहा है, कई अलग अलग बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आप नजर बना रखिएगा, हम कुछ ही समय में आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो वादा प्रदेश की जनता से किया उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठा लिए गए हैं। ईआरसीपी पर लंबे समय से राजस्थान और एमपी सरकार के बीच पानी संकट को लेकर खींचतान चल रही थी, जो अब खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने इस मसले पर सहमति होने का दावा किया। इस रिपोर्ट में देखिए। ईआरसीपी पर गतिरोध हो रहा दूर, सीएम भजनलाल शर्मा से एमपी के सीएम मोहन यादव की मुलाकात, जल संकट खत्म करने पर बनी सहमति।
तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। दोनों दिग्गजों ने कई सालों से एमपी और राजस्थान के बीच चल रहे जल संकट को खत्म करने की तैयारी कर ली है। लंबे अरसे से चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे पार्वती, काली सिंध और कूनो नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों प्रदेशों में विवाद था, जिसे इस मुलाकात के बाद खत्म करने पर रजामंदी हो गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, लेकिन विवाद के चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका। आइए इन सब के बीच आपको बताते हैं कि दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद है क्या। चंबल नदी को लेकर एमपी और राजस्थान में विवाद था। बरसों पहले दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर समझौता हुआ, जिसके चलते चंबल नदी पर बने बांधों से दोनों राज्यों को 50-50% पानी मिलना था। मध्य प्रदेश चंबल संभाग में कोटा बैराज से मिलना था 3900 क्यूसेक पानी। राजस्थान केवल 2800 से 2900 क्यूसेक पानी दे पाया। मध्य प्रदेश की सख्त मांग के बावजूद उसे 3000 क्यूसेक पानी ही मिला। एमपी में पानी की समस्या के चलते चंबल संभाग में सिंचाई पर असर पड़ता रहा। जल बंटवारे विवाद के बीच ईआरसीपी योजना भी दोनों राज्यों में तनातनी की वजह बनी हुई है। राजस्थान सरकार का तर्क था वो 2005 के समझौते के मुताबिक बांध बना रही है, जिसके तहत परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं होती, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी। राजस्थान सरकार ने खुद के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का फैसला किया। बांध बनने लगा तो मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब दोनों ही सरकार ईआरसीपी पर समर्थन के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको पानी तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पे बैठी हुई थी, जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे। आइए जल बंटवारा विवाद और ईआरसीपी पर समझौते के बीच आपको बताते हैं कि ईआरसीपी है क्या। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की योजना है, जिसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बारा, बूंदी, कोटा, अजमेर और झालावाड़ जिले आते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 2051 तक इन जिलों को पानी की आपूर्ति होनी है। ईआरसीपी योजना लागू होने के बाद 2,02,000 हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि तैयार होगी। साथ ही इन 13 जिलों में पहले से बने 26 बांधों में सिंचाई के लिए जरूरी पानी उपलब्ध हो सकेगा। अब बात आती है कि ईआरसीपी क्यों जरूरी है। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी को 12मासी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी में हर साल 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी
यमुना गंगा के जरिए बंगाल की खाड़ी में बेकार चला जाता है और यही पानी हर साल इस इलाके में बाढ़ का कारण भी बनता है। बहकर बेकार जाने वाले इस पानी के इस्तेमाल के लिए ERCP योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत पानी को उद्योगों के लिए चंबल बेसिन से राजस्थान की दूसरी नदियों और बांधों में शिफ्ट करना है। कुल मिलाकर ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। परियोजना के पूरे होने से मानसून में बेकार बहकर जाने वाले बाढ़ के पानी का उपयोग होगा। इसी से 13 जिलों को सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी मिल सकेगा। तो मानसून में जो पानी व्यर्थ बह रहा था, अब उसी पानी को 13 जिलों में इस्तेमाल किया जाएगा। लोग उस पानी को पी सकेंगे, सिंचाई में भी इसका इस्तेमाल होगा और प्रदेश में भी तेजी के साथ विकास संभव हो पाएगा। ये खास तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए इस वक्त दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए और कुछ ही समय में MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जीत के लिए प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी जहां मिशन 400 प्लान के तहत गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश भ्रमण की तैयारी में। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का गांव चलो अभियान जीत वाला प्लान। चार फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा अभियान। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गांवों में गुजारेंगे रात। जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना मकसद। विधानसभा चुनाव में जीत के झंडे गाड़ने के बाद अब बीजेपी की नजर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी अलग अलग रणनीति पर काम कर रही। बात सबसे पहले बीजेपी की करते हैं, जिसने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया। 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के साथ साथ मिशन 400 प्लान के तहत बीजेपी गाँव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान से जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मेगा अभियान के जरिए समाज के आखिरी शख्स तक पार्टी की बात को पहुंचाया जाएगा। आइए अब आपको इस प्लान के बारे में बताते हैं। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक अभियान चलेगा। 7 लाख गांव, शहरी बूथों तक जाएंगे नेता कार्यकर्ता। बीजेपी के 30 लाख नेता शहरी बूथों तक संपर्क साधेंगे। प्रदेश के 68,000 गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे बीजेपी के नेता। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गांवों में रात गुजारेंगे। लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। गांव चलो अभियान के तहत लोगों की राय भी ली जाएगी। अब बात कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए जीत के इरादे से प्रदेश भ्रमण पर निकलने वाली है। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत प्रदेश भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि घरों से निकलेंगे और लोगों के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में इस अभियान के कार्यक्रम तय हो गए हैं। ये तीनों 31 जनवरी से भ्रमण पर निकलेंगे। आइए अब आपको कांग्रेस के प्लान के बारे में बताते हैं। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 31 जनवरी से कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से संपर्क बढ़ाएगी। प्रदेश प्रभारी रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भ्रमण पर निकलेंगे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। प्रदेश स्तर को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। 1 फरवरी को श्रीगंगानगर, 2 को बीकानेर में लोगों से संवाद होगा।
3 फरवरी को बाड़मेर, 4 को नागौर में संवाद कार्यक्रम है। 5 फरवरी को चूरू तो 6 को सीकर और झुंझुनू में लोगों से संवाद होगा। 7 फरवरी को जयपुर ग्रामीण में संवाद कार्यक्रम है। बहरहाल जीत के इरादे से कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अभियान शुरू करने जा रही। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर किसे कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सूर्य नमस्कार के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान सुर्खियां बटोर रहा है। जहां उन्होंने शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की बात कही तो वहीं शिक्षकों को भी कड़ी चेतावनी दे डाली। मदन दिलावर ने कहा है कि गलत आचरण करने वाले शिक्षकों को न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उसके बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। बदल सकता है स्कूली पाठ्यक्रम की हो सकती है समीक्षा। शिक्षा मंत्री ने दिए समीक्षा के संकेत। डर्टी टीचर्स को भी कड़ी हिदायत। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। मदन दिलावर ने कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान तीखे अल्फाजों में कहा, बच्चों को सिलेबस में हमारे पूर्वजों के बारे में जो भी गलत पढ़ाया गया उस पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और जहां भी जरूरत होगी वहां सुधार किया जाएगा। बचपन में सोचता था, किताबें पढ़ता था तो कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप साधारण योद्धा है, शिवाजी पहाड़ी चूहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आतंकवादी। एनसीईआरटी की किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा। ये क्या मखौल है? ऐसे ही कई महापुरुषों के बारे में मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा। जहां हमारे बच्चों या हमारे जो पूर्वजों का इतिहास जहां तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से हमारे बच्चों में हीन भावना पैदा करने की दृष्टि से जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समीक्षा करके ऐसे भी संशोधन करेंगे। शिक्षा मंत्री के संकेतों को समझे तो प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सरकार बदलते ही कई बार पाठ्यक्रमों में बदलाव होते रहे हैं। सीएम के फोटो के साथ नारे कवर पृष्ठ पर आए। कांग्रेस का इतिहास शामिल किया गया था। साल 2003 में सत्ता बदलते ही फिर पाठ्यक्रम में बदलाव हुए। कांग्रेस शासन में शामिल किए गए कई चैप्टर बदले गए। सिलेबस में संघ के विचारकों को जगह मिली। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी गई। साल 2008 में एक बार फिर रिवाज कायम रहा और कांग्रेस सरकार आते ही एक बार फिर से पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिला। पाठ्यक्रम से दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटाया गया। 11वीं की संस्कृत की किताब में बदलाव हुआ। संस्कृत की किताब से संगीत शक्ति कलयुगी को हटाया गया। इसके बाद 2013 में दोबारा सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से पाठ्यक्रम में बदलाव किया और एनसीईआरटी का सिलेबस हटाया। नया सिलेबस लागू किया गया। अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप महान जोड़ा गया। वहीं 2018 में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस ने पाठ्यक्रम में बदलाव करने के सिलसिले को जारी रखा। 2019 से 20 में कुछ किताबों में बदलाव हुए। वीर सावरकर को वीर बताने वाली लाइनें हटाई गई। वीर सावरकर को दया याचिका करने वाला बताया गया। अंग्रेजी के कवर पेज पर जौहर के फोटो को हटाया गया। दिलावर ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के संकेत के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात भी कही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि स्कूल में अब गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डर्टी शिक्षकों के खिलाफ न केवल निलंबन की कार्रवाई होगी बल्कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। सत्ता में आने के बाद से भजनलाल सरकार के मंत्री एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में शिक्षकों को हिदायत देने के साथ ही पाठ्यक्रम की समीक्षा से क्या लाभ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात टीकाराम के ट्रिपल अटैक की। दरअसल टोंक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जूली ने बीजेपी पर कांग्रेस की शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। जूली ने बीजेपी पर सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी को लग रहा है कि राम मंदिर से वोट मिल जाएंगे तो प्रचार करना बंद कर दे, कैंडिडेट उतार देगी। क्यों गली गली घूम रहे हैं? सर कांग्रेस लोकसभा में क्यों घर घर जाके चावल बंटवा रहे हैं? क्यों गली गली घूम रहे हैं? अगर ये जीत रहे हैं तो आप देखिए, ज्यादा बहम नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम को इन्हीं के पेटेंट है क्या? बीजेपी के आने के बाद में भगवान राम पैदा हुए हैं या इन्होंने मंदिर बनाने के बाद में भगवान राम आए? मेरे तो नाम में ही राम है। सबरी के भी राम है, निषाद के भी राम है, हर आदमी के राम है, जो मानते हैं उन सब के राम है। एक बात तो मैं पहले ही कह देता हूं, बीजेपी कभी दलितों की सगी नहीं रही है। दलितों को हमेशा ठगने का काम किया है, दुत्कारने का काम किया है। और ये बात दलितों को समझनी चाहिए कि आज किस प्रकार से आरक्षण को भी ये लोग खत्म कर रहे हैं। सारी सरकारी जितनी भी हमारी संपदाएं हैं उनको बेच दिया गया है। जो समय चल रहा है देश के अंदर, वो बड़ा कठिन समय है। मैं ये कहना चाहूँगा, गठबंधन या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको लगातार तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये 400 पार की बात कर रहे हैं, जब 400 पार हो रहे हैं तो फिर क्यों किसी को तोड़ते घूम रहे हैं? इनमें कमजोरी है। ये जो सारा जो हवा जो बना रखा है वो कुछ नहीं है। अब की बार जो इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी, पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। मंत्री ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि इसमें शामिल दल सभी अपनी महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं, जिन्हें राष्ट्र से कोई सरोकार नहीं है। वहीं एनडीए गठबंधन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, ऐसे बयान उनके ओर से सामने आया। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं में पूर्व सरकार के कामों की जांच की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद में हमने लगभग 311 यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया है, जिन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। जो छात्र थे जिन्हें स्कॉलरशिप मिलनी थी लेकिन फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप उन्होंने उठाई है, हमने उनके खिलाफ में पुलिस थानों में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और उनकी विस्तृत जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार का मूल जो उद्देश्य है, ये जीरो टॉलरेंस के साथ में करप्शन पर काम करना है। और इस वक्त ये दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर जहां पर आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी देख पा रहे हैं। जल संकट पर अब समाधान निकल रहा है। एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिसे लेकर लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। खूब राजनीति की गई, गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की गई। कहा जा रहा था कि हम तो चाहते हैं, अगला नहीं चाहता, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में ईआरसीपी का जो सपना लोगों ने देखा था उसे अब साकार किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय से यह सीधी तस्वीर जहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहा है। और पूर्वी राजस्थान को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो पानी की समस्या थी, उसे अब जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि प्लान तैयार कर लिया गया है कि कैसे योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे घर घर तक जल पहुंचाया जाएगा, किसानों को सिंचाई का पानी तथा पेयजल की विकास रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे हो सकेगा। चंबल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है। इस लिंक परियोजना के अंतर्गत दोनों राज्यों में कुल 5.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के अलावा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर रूप से
उपयोग करने में मदद करेगी। संशोधित पीकेसी लिंक के विभिन्न घटकों को दोनों राज्यों के परामर्श से डीपीआर चरण में तैयार किया जाएगा। तो ये एक खास दिन है और इस खास अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री मोहन यादव जी से कि वो अपना विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी, 2003 के आसपास काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती रहती और सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी देकर के उत्साह दिखाया और मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है। और खास बात यह है कि इसमें दोनों ड्राई एरिया जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे, हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इधर मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल की बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितने जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आज वहां भी प्रयास किया है और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पे असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते हुए तो कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और इसका लाभ हम सब उठाएंगे। शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी माइक लगा दो। मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें सर। माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
कि छोटे मोटे इश्यू थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की। कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर संचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की उस जनता को फायदा इसका मिल सके। काफी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, उन्हें यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को, और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्र, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 36 जिले, जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं, उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की PFR बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी, और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे
तो निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,60,000 से ज्यादा हेक्टेयर होगी, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब है जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है, उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे, तब मैंने चर्चा की थी तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने केन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में हम 3रे, 4थे और 5वें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहजता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदयपूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदयपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय सचिवों को आमंत्रित करती हूँ कि हम समझौता पे हस्ताक्षर करें। हम ही तीनों को करते हैं पन्ने पे मैं अभी बता रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों को कि जब यूपी का बीच में टर्मोइल आया एकदम से केन बेतवा में और देवाशीष जी ने मुझे फोन किया, आई वाज पुटिंग वहां से भागा इसको ठीक करो। तो प्रदेश में लंबे समय से जो विवाद चला रहा था वो विवाद खत्म हो चुका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, खुशी का मौका न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि पानी को लेकर जो समस्या चली आ रही थी अब उसका निदान होगा। ईआरसीपी
ये एक बड़ी परियोजना जिसे लेकर दिक्कतों को खत्म कर दिया गया है और दोनों ही प्रदेशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जश्न की भी तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। जब जयपुर से वो खास तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और दिवाली जैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। समझिए जरा कितना बड़ा उत्साह का ये मौका है, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण जिसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इसे लेकर लोगों ने संघर्ष किया, कई बार प्रदर्शन किए गए, कई बार मांगे उठी, लेकिन विवाद लगातार बना हुआ था, दिक्कतें बनी हुई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। और बेहद ही खास मौका आज राजस्थान के लिए, और निश्चित तौर पर 13 जिले भी इस वक्त जश्न में डूबे होंगे, क्योंकि न सिर्फ पीने के पानी को लेकर बल्कि सिंचाई को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा जो दिक्कत बनी हुई थी, अब उसका समाधान निकाल लिया गया है और अब लोगों तक पीने का पानी भी पहुंचेगा और सिंचाई का पानी भी पहुंचेगा। तो ये तस्वीर जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, ये जल संसाधन मंत्रालय से इस वक्त की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों प्रदेश के मुखिया इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके बीच ये हस्ताक्षर किया गया है एमओयू पर। और अब लोगों तक पानी भी पहुंचेगा, न सिर्फ पीने का पानी बल्कि सिंचाई को लेकर जो समस्या बनी आ रही थी उसका भी समाधान निकल चुका है। तो एक और मोदी ने गारंटी पूरी कर दी है, ये गारंटी मोदी की जिसे पूरा किया गया है, ये वादा जो बीजेपी करके सत्ता में आई थी उस वादे को पूरा किया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त, पहली तस्वीर ईआरसीपी आखिर है क्या, ये समझिए जरा कि इससे कैसे लोगों तक फायदा पहुंचेगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की जहां पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। और चौथी और खास तस्वीर, ये तस्वीर देखकर आप समझिए कि कितनी खुशी की बात है लोगों के लिए, जहां पर जश्न मना रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था आखिरकार आज वो पल आ गया है। और जो दिक्कतें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चल रही थी उन दिक्कतों को अब दूर कर लिया गया है, जैसा कि पहले ही संकेत मोहन यादव की ओर से बयान में दे दिए गए थे। जब वो जयपुर पहुंचे थे तभी उन्होंने बता दिया था कि ऐसा फैसला लिया जाएगा जो सबके लिए लाभदायक होगा, न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों का भी इस परियोजना से फायदा होने वाला है। तो ये तस्वीर 4 अलग अलग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक और गारंटी पूरी की गई है, एक और वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया और माना जा रहा है कि अब ये वादा पूरा करने के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी इसका बम्पर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था जब विधानसभा के चुनाव थे राजस्थान में, उस वक्त कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार आती है, तो विकास को रफ्तार देंगे, ईआरसीपी जो परियोजना है उसे हम सच साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि लोगों ने इसे सपना ही समझ लिया था। जिस तरीके से लगातार ईआरसीपी को लेकर राजनीति होती चली जा रही थी, कोई भी इसे लेकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, और इन सपने के बीच इस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब ईआरसीपी को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुका है। और अलग अलग खास तस्वीरें आपके सामने। एक अच्छा अवसर आया है तो निश्चित रूप से जल्दी ये धरातल पर उतारेंगे। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो आप भी उस बैठक का हिस्सा थे, किस तरह से ये अड़चनें दूर हुई और लगा क्या पीएम मोदी जी का आशीर्वाद काम कर गया कि ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको, एमपी इतनी जल्दी मान गया तमाम चीजों को लेकर? देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी बातें थी, सबने आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जनता के हित में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार का उद्देश्य भी जनता की सेवा करना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार का उद्देश्य भी लोगों को राहत मिलना ही है। तो हम सबका कॉमन एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को और आम जनता को लाभ मिले। अच्छा, ये बताइएगा, चंबल है, उसकी सहायक नदियां हैं, उनके पानी को एक्वाडक्ट करेंगे या साइफन के जरिए आएगा, किस तरह से प्लान बनाया? 13 जिलों तक पानी ले जाने में वर्षों लग जाएंगे, क्या लग रहा है कितना खर्च आने की संभावना और कब तक जो है इस पर काम शुरू होने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, एग्जैक्ट तो जब संपूर्ण डीपीआर बन जाएगी तब एग्जैक्ट इसका फिगर आएगा, लेकिन हम दिन रात मेहनत करके, दिन रात इस पे काम करके जल्दी इसको धरातल पे उतारेंगे, क्योंकि बड़ी वर्थ योजना है, इसमें समय जरूर लगेगा। लेकिन हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल कांग्रेस ने सिर्फ इस डीपीआर को फुटबॉल बनाने में लगा दिए, हमने
ये करिश्मा कर दिखाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्षों से पड़ी लंबित ये योजना जल्दी धरातल पाएगी। आपके कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। ईआरसीपी को पूरा कराने का जिम्मा ईआरसीपी मंत्री सुरेश रावत के कंधों पर भी होगा। तो किस तरह से वार फुटिंग बेस पर ये योजना शुरू हो जाए, जल्द जो और फॉर्मेलिटी जो पूरी हो जाए, इसके लिए आपने सोचा क्या है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते और जल से बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता, चाहे किसी को जल पिलाना हो, चाहे कि भूमि की संचित हो। तो ये मेरे को एक ईश्वर ने अच्छा अवसर दिया है, तो मैं पूरी ताकत लगा के दिन रात एक करके इसमें मैं काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जल संसाधन और ईआरसीपी के मंत्री सुरेश रावत जो कह रहे हैं कि जल धरातल पर काम शुरू होगा और पूर्वी राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन बनेगी। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जश्न की तस्वीरें, जहां पर ईआरसीपी मंत्री से भी सहयोगी बाबूलाल धायल ने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि यह सपना साकार हो रहा है और हम लोगों तक जल पहुंचाएंगे, जल्द से जल्द लोगों तक जल पहुंच सके, इसे लेकर भी खास तैयारी की गई है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो विवाद चला रहा था, वो विवाद अब खत्म हो चुका है। एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उस पल की खास तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके चेहरे पर एक खास मुस्कान है, क्योंकि लगातार ईआरसीपी को लेकर उनकी ओर से भी कड़ी मेहनत की गई और वो लगातार यही कहते रहे कि बीजेपी तो चाहती है कि ईआरसीपी को लागू किया जाए, लेकिन शायद कांग्रेस नहीं चाहती। और जब ऐसे में डबल इंजन में बीजेपी की सरकार है, तो ये सपना भी अब साकार होने लगा है और जल्द से जल्द लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए भी बेहद खास तैयारी कर ली गई है। एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं, जब न सिर्फ जयपुर बल्कि वो 13 जिले जहां पर अब पानी पहुंच सकेगा, सिंचाई को लेकर पीने का पानी लोगों तक पहुंचेगा, वहां पर भी लोग बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सपना देखा गया है कि देश को विकसित देश बनाना है, भारत को, और उसी क्रम में लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जब राजस्थान में भी ईआरसीपी लागू होने के बाद तेजी के साथ विकास हो सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।